आज की क्लास में हम लोग फिनॉल का रासायनिक गुण के देखने वाले हैं। इसके पहले क्लास बात करेंगे तो हम लोग फिनॉल का क्या पढ़े थे, फिनॉल का बनाने की विधि पढ़े थे और फिनॉल का भौतिक गुणधर्म के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आज हेडिंग डालना है फिनॉल के रासायनिक गुण। फिनॉल के रासायनिक गुण, हम लोग फिनॉल के रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं। फिनॉल के रासायनिक गुण में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं, फिनॉल के रासायनिक गुण में हम लोग ये पढ़ते हैं कि फिनॉल ये हम लोग जान चुके हैं कि फिनॉल का निर्माण कैसे होता है। तो अब इस फिनॉल से हम लोग क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं अभिक्रिया कराकर, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि इस फिनॉल से हम लोग और क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ए नंबर दे के लिखना है फिनॉल ओएच मूलक की अभिक्रिया है। इसमें ए नंबर दे के लिखना है फिनॉल OH वाला, मतलब किसके पेन बीच का बॉन्ड टूटेगा, ये OH मूलक की तरह काम करेगा, मतलब यही इससे बाहर निकलेगा। तो OH मूलक की अभिक्रिया है, OH मूलक की अभिक्रिया है। तो इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एक नंबर, सभी को देखकर इसके एक नंबर, ठीक, एक नंबर कॉस्टिक क्षार की अभिक्रिया, कॉस्टिक क्षार की अभिक्रिया, कॉस्टिक क्षार की अभिक्रिया हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखो फिनॉल को या तो ऐसे दिखाए, दो तरीका से भी दिखा सकते हैं। हमको पता है कि जो फिनॉल होता है ये बेंजीन समूह का ही पार्ट होता है। अगर इसमें OH जुड़ जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। तो हम लोग इसको इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। इसमें कितना कार्बन होता है, 6 कार्बन होता है, 5 हुआ हाइड्रोजन होता है, फिर OH समूह जुड़ा हुआ रहता है। या इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं C6H5OH, इसको भी ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ये भी इसका मतलब भी फिनॉल। जब इसका अभिक्रिया कॉस्टिक क्षार, ये कॉस्टिक क्षार होता क्या है, तो ये NOH जो होता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्टिक क्षार कहते हैं। जो NOH होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्टिक क्षार कहते हैं। तो ये कॉस्टिक क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्टिक क्षार के नाम से जानते हैं। तो जब इसके साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या देखने को मिलता है कि जब इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो H वाला समूह वहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे जो जुड़ जाएगा कौन सा समूह जुड़ेगा, ONA जुड़ जाएगा। यहाँ से ONA का निर्माण हो जाता है। जो यहाँ से OH समूह निकलेगा यहाँ पर H2O का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है, H2O का निर्माण कर लेता है। अगर इसको सिर्फ सोडियम के साथ अभिक्रिया कराए, अगर इसको सिर्फ सोडियम, यहाँ पर कॉस्टिक क्षार के साथ अभिक्रिया कराया गया है, अगर इसको सिर्फ सोडियम के साथ अभिक्रिया कराए, अगर इसको सिर्फ हम सोडियम के साथ अभिक्रिया कराए, और सोडियम का कितना अणु, 2 अणु के साथ, सिंपल होता है। इसका 2 अणु के साथ ये भी कितना अणु रहेगा, 2 अणु। तो इसका 2 अणु निर्माण होता है, 2 अणु निर्माण होता है। ऐसा क्यों कराया जाता है, आगे समझ में आ जाएगा 2 अणु क्यों लिया जाता है। तो देखो ये दोनों अणु बनेगा, H निकलेगा और Na यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो 2 को Na जुड़ेगा तो यहाँ से 2 को इसका अणु 2 हाइड्रोजन निकलेगा, तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर लेता है। यहाँ पे 2 रहेगा तभी जाकर हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो पाएगा, एक रहेगा तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे इसका 2 अणु की आवश्यकता पड़ता है। इसी को देखते हुए हम लोग इसके अम्लीयता के बारे में बात करते हैं। इसके अम्लीयता का बात करते हैं कि इसका अम्लीयता गुण कैसा होता है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो कोई पदार्थ का अम्लीयता गुण किस पर डिपेंड करता है कि वो कितना आसानी से H+ आयन अपने आप को डोनेट करता है। वो जितना आसानी से अपने अंदर से H+ आयन, जैसे इसको पानी में डाले तो H+ आयन जितना आसानी से डोनेट कर देगा, वो हम लोग बोल सकते हैं कि उसका अम्लीयता गुण उतना ही अधिक होता है, उसका अम्लीयता गुण उतना ही अधिक होता है। इसलिए एक शॉर्ट इसमें हेडिंग डालेंगे हम लोग, फिनॉल की अम्लीयता।
इसी के अंदर हम लोग एक हेडिंग डाल देंगे, शॉर्ट हेडिंग, फिनॉल की अम्लीयता। डॉट करके डाल देना है हेडिंग, फिनॉल की अम्लीयता। तो कोई पदार्थ उतना ही अम्लीय होता है जितना उसमें H+ आयन जितना आसानी से क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। अम्लीयता गुण जानने के पहले हम लोग फिनॉल का अनुनाद स्ट्रक्चर हम लोग देखना चाहेंगे। फिनॉल का अनुनाद स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले फिनॉल का अनुनाद, फिनॉल का अनुनाद संरचना। हम लोग फिनॉल का अनुनाद संरचना देखेंगे। बस अनुनादी स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर O होता है, O के साथ H जुड़ा रहता है, अलग अलग दिखा देते हैं। O के ऊपर लोन पेयर रहता है। सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि O के ऊपर लोन पेयर रहता है। कितना लोन पेयर रहता है? 2। हम एक ही ले रहते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होगा तो ये 5 बॉन्ड बना के रखेगा नहीं, अगला बॉन्ड क्या करेगा? तोड़ देगा। तो इस तरह से इसका दूसरा, ये तो पहला हो गया स्ट्रक्चर, इसका दूसरा जो अनुनाद स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब यहाँ पर O इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो O के पास कितना प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर ये माइनस साइन आ जाएगा। फिर ये आगे देखता है कि डबल बॉन्ड है तो फिर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यहाँ पे कर देगा, डबल बॉन्ड बना देगा, अगला डबल बॉन्ड तोड़ के फिर से स्थानांतरित कर देगा। तो जो अगला हम लोग को स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार का होगा, OH प्लस। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। फिर इसको दिखेगा कि आगे यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे इसका स्थानांतरित कर देगा। अगला जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, O प्लस डबल बॉन्ड H। फिर इसको दिख रहा है कि आगे डबल बॉन्ड है तो फिर से यहाँ पे ये स्थानांतरित करेगा और इसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को दे देगा, इसलिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ऐसे भी कमी है। तो अगला जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल डबल, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन देकर फिर से OH का निर्माण कर लेगा। तो यही इसका अनुनादी स्ट्रक्चर हो गया। फिर से यहाँ पर फिनॉल का निर्माण हो गया। अब अनुनादी स्ट्रक्चर में ध्यान क्या देना है कि कहाँ कहाँ माइनस आया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्थो वाले पोजीशन पे क्या आया है, यहाँ और यहाँ। ये ऑर्थो वाला पोजीशन पर माइनस आ रहा है, एक पैरा पर आ रहा है, पैरा पर ऑर्थो वाला पोजीशन पे क्या आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है। अब इसका अम्लीयता शक्ति कैसे बढ़ाया जा सकता है? अगर इसका अम्लीयता शक्ति को बढ़ाना है तो इसमें ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप जोड़ दे। ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अगर हम लोग कौन सा ग्रुप जोड़ दे तो इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रतिस्थापन अगर जोड़ देते हैं, ऑर्थो या पैरा पर इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रतिस्थापन समूह जोड़ देते हैं तो उसकी अम्लीयता क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसका अम्लीयता क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन ग्राही का मतलब जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने वाला होगा। देखो होता क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, अम्लीयता के बारे में अच्छा जानने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्थो या पैरा का, तो पहले तो कुछ पॉइंट लिख लेंगे। पहला पॉइंट लिखना है, जब फिनॉल के ऑर्थो तथा पैरा स्थान पर इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रतिस्थापक जोड़ देने से इसकी अम्लीयता या अम्लीय
अम्लीय शक्ति है, ऐसे लिख सकते हैं, अम्लीय शक्ति में वृद्धि हो जाती है। अम्लीय शक्ति वृद्धि या बढ़ जाती है, लिख लेते, ठीक, बढ़ जाती है। दूसरा, वही अगर ऑर्थो या पैरा पे इलेक्ट्रॉन दाता समूह जोड़ देंगे, दूसरा डॉट करके लिखना है, सेम ही चीज़ लिखना है सभी को। क्या लिखना है, तो इसमें लिखना है कि जब, जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करना, जब फिनॉल के ऑर्थो तथा पैरा स्थान पर, ऑर्थो तथा पैरा स्थान पर ऑर्थो तथा पैरा स्थान पर इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन दाता प्रतिस्थापक जोड़ने, यहाँ पर लिखना है जोड़ने पर यहाँ पर भी ऐड कर लेना, जोड़ने पर इसकी अम्लीय शक्ति जो होता है घट जाता है। अम्लीय शक्ति यहाँ पर मैं कर दूँ, अम्लीय शक्ति कम हो जाती है। बात को समझना कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, जो फिनॉल होता है, तो फिनॉल के ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह जोड़ देंगे, तो अपने हाइड्रोजन को उतना आसानी से क्या करेगा, रिलीज कर देगा, डोनेट कर देगा, जिससे उसका अम्लीयता क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम लोग दो यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे, एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला इलेक्ट्रॉन ग्राही और एक इलेक्ट्रॉन दाता समूह का एग्जाम्पल देंगे। अगर बात करते हैं, ध्यान समझना है, OH समूह जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर माइनस आता है ऑर्थो या पैरा पे, यहाँ पर एक हम इलेक्ट्रॉन दाता समूह को जोड़ देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा था, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो यहाँ पे ज़्यादा था ऑर्थो या पैरा पर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज़्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, जितना इधर से इलेक्ट्रॉन आसानी से खींचेगा, यहाँ का लोन पे आसानी से यहाँ पर डोनेट करेगा, प्लस आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के यहाँ से निकल जाएगा। बात को समझना है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व किसके कारण ज़्यादा होता है, यहाँ पे लोन पेयर होने का। यही लोन पेयर आगे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेगा, तो ये कब करेगा, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कोई समूह रहेगा तब। यहाँ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देकर इससे बॉन्ड तोड़ लेता है और तोड़ के H+ आयन का निर्माण करता है। और जितना ज़्यादा H+ आयन का निर्माण होता है उतना ही ज़्यादा वो क्या होता है, अम्लीय होता है। तो ये जो यहाँ पर तीर का निशान दे रही है, दर्शा रहा है कि ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ये कैसा ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन दाता इलेक्ट्रॉन ग्राही को, ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला ग्रुप जोड़े हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये जो ग्रुप है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही ग्रुप के बारे में पहले लिखवाया गया है कि कौन कौन इलेक्ट्रॉन दाता होता है, कौन कौन इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्राही है, इसलिए इसका अम्लीयता सबसे ज़्यादा होता है, इसका अम्लीयता फिनॉल से भी ज़्यादा होगा, इससे इसका अम्लीयता फिनॉल से ज़्यादा होता है। लेकिन वही अगर बात करते हैं, ये अम्लीयता का दिखा रहे कि ये सबसे ज़्यादा अम्लीयता होता है, अगर इलेक्ट्रॉन दाता समूह जोड़ देते हैं, अगर यहाँ पे ऑर्थो या पैरा पर इलेक्ट्रॉन दाता समूह जोड़ देते हैं, जैसे कि अगर CH3, ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेता है। अगर इसका बात करेंगे तो ये CH3 जो है ये कैसा समूह होता है, इलेक्ट्रॉन दाता होता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है। तो इस केस में ये अब H+ और ये डोनेट करना नहीं चाहेगा, तो इसका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन दाता ही है। तो इलेक्ट्रॉन दाता होने के कारण इसकी अम्लीयता और घट जाती है। इसीलिए जब भी अगर ऑर्थो या पैरा पर इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा हुआ है
इसका मतलब ये है कि उसका जो क्या, तो उसका जो अम्लीयता होता है वो घट जाता है अगर इलेक्ट्रॉन दाता जो समूह जुड़ा रहेगा। तब यही मेन चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखना था। अगर इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह के बारे में अगर आप नहीं लिखे हैं इलेक्ट्रॉन दाता समूह, तो इलेक्ट्रॉन दाता का मतलब होता है देने वाला। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो पहले से ही था और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इसका अम्लीयता क्या हो जाता है, घट जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अगर देखते हैं तो कुछ ग्रुप अगर मिल जाता है इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, तो उसको हम चाहते हैं कि लिखवा दें। अगर मेरे पास अगर होगा तो उसको हम लिखवा देना चाहते हैं। थोड़ा सा वेट कर ले। चलिए मिल गया। तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह और इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह दोनों के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पहले सबसे पहले लिखवा देते हैं, डॉट करके ही सबको शॉर्ट हेडिंग लिख लेना है। इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह। इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह कौन कौन सा होता है उसका एग्जाम्पल दिखाएंगे। हाइड्रोजन समूह, जितना भी हाइड्रोजन होता है ये सब के सब क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह होता है। नाइट्रो, जो कि अभी हम लिखे थे थोड़ा देर पहले ही ऊपर में, नाइट्रो जिसको NO2 कहते हैं, वैसे ही साइनो जिसको हम लोग CN से दर्शाते हैं, वैसे ही कार्बोक्सिलिक समूह होता है। कार्बोक्सी हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला जो समूह होता है ये हो गया। एस्टर हो गया, CO यहाँ पे R आ जाता है तो इसको एस्टर कहते हैं। और भी है एरिकॉक्सी इत्यादि, इसको छोड़ देते हैं, TC कर देते हैं, इतना काफ़ी। आगे अगर बात करते हैं दूसरा इलेक्ट्रॉन दाता समूह का, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व तो पहले से रहता है और इलेक्ट्रॉन को देता है, उसको इलेक्ट्रॉन दाता समूह कहते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता समूह कौन कौन सा होता है, इसमें एल्किल समूह जितना भी होता है सब के सब इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है। तो इसमें कुछ होता है नहीं, बस याद रखना है जितना भी एल्किल समूह होता है, एल्किल समूह, इसका एग्जाम्पल दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल में मेथिल, जिसको हम लोग CH3 से दर्शाते हैं, एथिल, जिसको हम लोग CH2 CH3 से दर्शाते हैं। इस तरह से जितना भी ETC जितना भी बोल सकते एल्किल समूह आता है वो सब के सब क्या रहता है, तो सब के सब इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है। जैसे ऊपर में अभी हम थोड़ा देर पहले ही दिखाए थे, यहाँ पर देख सकते हैं ये CH3 है, मतलब एल्किल समूह है, इसलिए इलेक्ट्रॉन दाता ये समूह है। और यहाँ पे NO2 है, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह। जब भी इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा उसका अम्लीयता ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा रहेगा, ऑर्थो या पैरा पर ध्यान देना है, तो उसका अम्लीयता कम होगा। बस इतना ही अम्लीयता के लिए ध्यान देना है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया पे। तो हम लोग फिनॉल का रासायनिक अभिक्रिया देख रहे हैं। तो फिनॉल का हम लोग रासायनिक अभिक्रिया अभी हम लोग ऊपर में एक देखे थे, कि हम लोग 2 नंबर देखने वाले हैं। 2 नंबर में लिखना है जस्ता चूर्ण की अभिक्रिया। जस्ता चूर्ण की अभिक्रिया। जस्ता चूर्ण की अभिक्रिया। इसको हम लोग जस्ता चूर्ण मतलब होता है जस्ता का पाउडर के साथ अभिक्रिया जब हम लोग कराते हैं फिनॉल का, तब क्या होगा। जस्ता का चूर्ण मतलब जिंक होता है, जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इससे बेंजीन का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, OH समूह हट जाता है और यहाँ पर क्या बन जाता है, ये बेंजीन बन जाता है। प्लस में जो जिंक निकलता है वो के साथ आ जाता है, जिसमें H जो होता है इसमें चला जाता है। तो ये इस तरह से, इसलिए कि यहाँ पर एक अब ऐसा है कि OH समूह यहाँ से निकलेगा तो एक हाइड्रोजन का कमी होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पर O वाला जिंक के साथ चला जाता है। तो इस तरह से बेंजीन का निर्माण हो जाता है। इसको सिंपली ऐसे फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो C6H5 होता है और यहाँ पर OH होता है। ये जब जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा यहाँ से O निकल जाएगा, C6H6 हो जाएगा, जिसको हम बेंजीन कहते हैं। ये यहाँ पे हो जाता है, तो इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं। तो इसमें अब 3 नंबर आएगा, इसमें कुछ खास अलग से कुछ नहीं आएगा, एग्जाम्पल सेम यही सब अब अभिक्रिया होगा। तो अगर हम यहाँ पे चलिए 3 नंबर नीचे लिखते हैं। वो इसको ईंधन दिखा देते हैं इस बार। तो 3 नंबर का नाम भी नहीं लिखे, तो हम लोग कहते हैं एल्किलीकरण। एल्किलीकरण, एल्किलीकरण में सबसे पहले ये जो अल्कोहल होता है इसमें सोडियम ऐड कर दिया जाता है। अभी हम लोग ऊपर में देखे थे कि यहाँ पे सोडियम ऐड करने के लिए इसको 2Na के साथ अभिक्रिया करा दिया जाता है। तो हम लोग जो यहाँ पे अभिक्रिया करा कर देखते थे, फिनॉल के सोडियम लवण के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो फिनॉल का सोडियम लवण अभी हम लोग ऊपर में देखे थे कि इस प्रकार से बनता है। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं Na। फिनॉल का सोडियम लवण ये बन गया। इसका अभिक्रिया किसके साथ कराया जाता है, ICH3 के साथ। ICH3 के साथ तब क्या होता है कि जो Na होता है वो I को लेकर निकल जाता है, NaI का निर्माण कर लेता है और O के साथ कौन जुड़ जाएगा, तो CH3 जुड़ जाता है। तो अभिक्रिया में क्या देखने को मिलेगा कि ये जो O है, ये जो यहाँ पे O है, O के साथ CH3 जुड़ जाता है और I इसके साथ चला जाता है, NaI का निर्माण कर लेता है। सिंपल। अच्छा, जब यहाँ पे इसका एक नाम याद रखना लो, क्या नाम याद रखना है, तो इसको एनीसॉल के नाम से जानते हैं। जब यहाँ पर बेंजीन समूह में OCH3 जुड़ता है, इसको हम लोग एक नाम देते हैं एनीसॉल के नाम से। एनीसॉल, जब भी ऐसा नाम आता है इसको याद रखना जरूरी हो जाता है, तो स्टार लगा के रखना है। 4 नंबर एसिलीकरण। एसिलीकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं। 4 नंबर का जो अभिक्रिया है वो है एसिलीकरण। एसिलीकरण, तो एसिलीकरण में क्या होता है, मान लेते हैं कि यही क्या है हम लोग का, ये बेंजीन समूह है, इसमें OH जोड़ दिए, फिनॉल बन गया। इस फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ कराया जाता है, इस फिनॉल का अभिक्रिया C1O CH3 के साथ कराया जाता है। ये जो Cl होता है वो H के लेके निकल जाता है। ये जो Cl होता है वो H के लेके निकल जाता है, तो ये जो O होता है इसके कार्बन के साथ जुड़ जाता है। इसी को हम लोग इसी को हम एसिटिक क्लोराइड कराने जाते हैं, इसलिए इसको एसिलीकरण कहते हैं। इसीलिए इसको एसिलीकरण कहते हैं, इसलिए कि इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड।
को एसिटिल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। जिसका अभिक्रिया होगा, सबसे पहले यहाँ पर ये बेंजीन समूह बना देते हैं। उस बेंजीन में जो ये O है, इस O के साथ कौन जुड़ेगा? ये कार्बन जुड़ेगा, इसलिए Cl लेके निकल चुका है। इस कार्बन के साथ CH3 जुड़ा हुआ है। अब प्लस में एक यौगिक बनेगा HCl, H और Cl मिलके HCl का निर्माण कर लेगा। इस यौगिक का नाम है फेनिल एसीटेट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फेनिल एसीटेट। इसको हम लोग फेनिल एसीटेट के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा वेट कर लें। क्या हो गया यार? चलिए, तो 5 नंबर इसका हम लोग देखते हैं। 5 नंबर में क्या है? अमोनिया की अभिक्रिया। पाँच नंबर में लिखना है अमोनिया की अभिक्रिया। अमोनिया की अभिक्रिया। फिनॉल के साथ अमोनिया का अभिक्रिया होगा। वो समूह कहीं पर भी दिखा सकते थे, हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसका किसके साथ? फिनॉल अमोनिया के साथ होगा। अमोनिया मतलब एक नाइट्रोजन पर 3 हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, तो उसी को हम अमोनिया कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में NH3 से दिखाते हैं। और यहाँ पे कुछ खास होता नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का OH और यहाँ का H एक लेकर निकल के H2O का निर्माण कर लेता है, जल का निर्माण हो जाता है। और लेकिन ये जो अभिक्रिया होता है एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, और जो उत्प्रेरक होगा वो ZnCl2। ये अभिक्रिया हम लोग अल्कोहल के लिए भी किए थे। ये अभिक्रिया हम लोग अल्कोहल के लिए भी किए थे, अगर ध्यान में होगा तो। इस तरह से यही उत्प्रेरक वहाँ पर भी यूज हुआ था। 573 केल्विन टेम्परेचर पे ऐसा हुआ था। वहाँ पर भी जल का निष्कासन हो रहा था, वह समूह को लेकर निकल जा रहा था। और जो बेंजीन समूह बचा, उस बेंजीन समूह के साथ यहाँ पर जो बॉन्ड फ्री होगा उसके साथ NH2 जुड़ जाएगा, और यहाँ H लेकर निकल चुका है, तो ये H2O का निर्माण हो गया। अब इस बात को ध्यान में रखना, जब भी बेंजीन समूह से एमीन समूह जुड़ता है, मतलब NH2 जुड़ता है, तो उसका एक नाम देते हैं एनिलीन के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग एक नाम देते हैं एनिलीन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे, नेक्स्ट है 6 नंबर, फास्फोरस। बस ये सब वन लाइनर है, ये सब याद होना चाहिए डायरेक्ट। फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, पेंटा क्लोराइड की अभिक्रिया, पेंटा क्लोराइड की अभिक्रिया, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड की अभिक्रिया। अब ये किस प्रकार से होगा? यहाँ पर OH समूह जुड़ा हुआ है। ये पेंटा क्लोराइड का होता है, PCl5 को हम लोग पेंटा क्लोराइड कहते हैं। PCl5 के साथ अभिक्रिया जब कराएंगे, तो ये अभिक्रिया हम लोग
अल्कोहल में भी देखे थे। सेम यहाँ पर भी उसी प्रकार से अभिक्रिया होगा, OH समूह यहाँ से निकल जाएगा और कौन जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। उसमें भी सेम वैसे ही हो रहा था, जहाँ पे OH समूह था वहाँ से निकल के वहाँ पे क्या जुड़ जा रहा था, Cl जुड़ जा रहा था, और साइड में क्या हो रहा था, POCl3 का निर्माण होता था प्लस HCl का निर्माण। सेम उसी प्रकार से हो रहा है, कोई अंतर इसमें नहीं आएगा। और वहाँ पर भी हम लोग PCl3 के साथ भी अभिक्रिया देखे थे, वहाँ पर भी POCl3 के साथ यहाँ पे अभिक्रिया दिया हुआ, तो उसको हम लोग यहाँ पे स्किप करते हैं, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे जो है बेंजीन केंद्रक प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम लोग देखने वाले हैं। बेंजीन केंद्रक मतलब क्या है कि बेंजीन के साथ OH समूह रहेगा, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई दूसरे प्रतिस्थापन आके जुड़ेगा, वैसा अभिक्रिया हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। या तो इसको अभी स्टार्ट कर दे, या इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जब इसको हम लोग करेंगे तो एक ही क्लास में हम लोग 200 अभिक्रिया को करेंगे, इसलिए इसके अंदर टोटल 10 अभिक्रियाएँ दिया हुआ है। इसके अंदर टोटल कितने अभिक्रिया है, तो टोटल 10 अभिक्रियाएँ दिया हुआ है। नहीं है तो हम लोग अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा कंप्लीट करने में। हम चाहते हैं स्टार्ट करें तो उसको पूरी तरह से कंप्लीट ही कर दें। तो इसका दूसरा पार्ट होगा, अभी हम लोग ए का 6 को देखें, ए का 6 पार्ट देखें, वैसे बी का 10 पार्ट दिया हुआ है, और ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएँ हैं। ये सब अभिक्रियाएँ याद होना चाहिए। तब उसके बाद हम लोग का फिनॉल खत्म हो जाएगा, और इस चैप्टर में एक बचा हुआ रह जाएगा कौन, ईथर। तब उसके बाद हम लोग ईथर के बारे में चर्चा करेंगे। तभी हम लोग को लगता है कि ये जो चैप्टर है कम से कम 3 से 4 क्लास कम से कम चलेगा, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।